नमस्कार दोस्तों, मैं इस्मा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस वेब सीरीज में जिसका नाम है मधुमेह ज्ञान ही समाधान। मधुमेह या डायबिटीज हाल ही के सालों में होने वाला सबसे खतरनाक जीवन शैली रोग माना जाता है। हर साल कई हजार लोग इससे प्रभावित होते हैं। आइए जाने मधुमेह के बारे में, जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में शुगर भी कहते हैं। अगर एक बार व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाए तो जीवन भर इसके लिए परहेज करना पड़ता है। कुछ लोग डायबिटीज से बचने के लिए कई प्रयास करते हैं, बावजूद इसके उनकी डायबिटीज कम नहीं होती है। प्रतिदिन बहुत लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज अब कम उम्र के लोगों को भी अपनी चपेट में लेने लगी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के बाद व्यक्ति को और भी दूसरी बीमारियां होने लगती हैं। अगर सही समय पर इलाज ना हो तो डायबिटीज पीड़ित धीरे धीरे रोग का शिकार बन जाता है। खाने पीने और रहन सहन से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने कर ही जाते हैं। तो आज आइए मिलते हैं कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर अजय बंसल से और एक पेशेंट से मिस्टर अनिल त्रिपाठी, जो कि एक डायबिटिक हैं। उनसे सुनते हैं उनकी ही जुबानी की क्या होती है एक डायबिटिक्स के मरीज की परेशानियां, और साथ ही डॉक्टर उन्हें क्या सलाह देते हैं उनकी रोजमर्रा की परेशानियों को सुलझाने के लिए। तो आइए मिलते हैं कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर अजय बंसल और अनिल त्रिपाठी से। मिस्टर त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और डॉक्टर अजय बंसल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये हमारे साथ मौजूद मिस्टर अनिल त्रिपाठी न सिर्फ WeDiabetic.com के को-फाउंडर हैं, बल्कि एक डायबिटिक पेशेंट भी हैं। जी हाँ, यही तो एक इंस्पिरेशन थी। उन्हें जब डायबिटीज़ हुई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उन सब लोगों का फ़ायदा करूं जिस तरह से उन्होंने अपनी डायबिटीज़ मैनेज की है। ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद मिस्टर अनिल त्रिपाठी एक डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं। तो सबसे पहले मैं मिस्टर त्रिपाठी आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको डायबिटीज़ कब हुई? मुझे पहली बार डायबिटीज़ का पता पड़ा था 2013 में जी। और 2013 में जब मुझे पता पड़ा उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया और करीब 1 साल से मेरा डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल्ड है। जी। मेरा HbA1c 6 to 6.5 के बीच में आता है। मेरी एक्टिविटीज़ उतनी ही हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने कंट्रोल की अपने फिजिशियंस की हेल्प से, अपने डाइटिशियंस की हेल्प से। जी। तो अब तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हैं। मिस्टर त्रिपाठी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपको डायबिटीज़ हुई तो निश्चित है कि आपको बहुत सारी परेशानियाँ भी हुई होंगी। तो किस तरह की परेशानियाँ आपके सामने आई और आपने किस तरह से उन परेशानियों का हल निकाला? जैसे मुझे पता पड़ा कि मुझे शुगर इम्बैलेंस है, मैं एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हूँ, तो आइडिया था डायबिटीज़ क्या होती है, कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसी वक्त मुझे समझ में आया कि अब मुझे ज़िंदगी कुछ अलग तरीके से जीनी पड़ेगी। एक बहुत स्ट्रेस था, ट्रॉमा था। शुरू के कुछ दिन तो लगा कि कैसे मैनेज करेंगे। कोई भी चीज़ खाते हुए डर लगता था, जब भी टेस्ट करते थे शुगर लेवल्स ऊपर आते थे। जी। एक स्ट्रेस था। बट मेरे फिजिशियंस थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया, मुझे गाइड किया सिस्टम्स के अंदर। मैंने भी काफ़ी कोशिश की और मैं ये बोलूँगा कि डायबिटीज़ मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है जितना सोचते हैं लोग। अगर हम एक लाइफस्टाइल को एक ढंग से लेके चलें तो हम डायबिटीज़ मैनेज कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर अजय बंसल, यहाँ आपकी राय जानना चाहूँगी मैं। जैसे बंसल, अब आपसे जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के मरीज़ को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सेल्फ केयर यानी सेल्फ मैनेजमेंट की। यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में तभी रखा जा सकता है जब सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा हो। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये सेल्फ मैनेजमेंट किस तरह से होता है? सेल्फ केयर डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और डे बाय डे इस चीज़ों की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। जैसे कि अनिल जी ने कहा कि जैसे इनको डायबिटीज़ के बारे में मालूम पड़ा, इनको एक बहुत तनाव हो गया, एक बार घबरा के कैसे करें। और काफ़ी मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें डायबिटीज़ है, उनको मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं हमने कुछ खा लिया, मीठा खा लिया इसलिए आज ज़्यादा आ गई, या हमने कुछ कर लिया उसकी वजह से ज़्यादा आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं तो डायबिटीज़ का सेल्फ मैनेजमेंट केयर नहीं हो पाएगा। और सेल्फ मैनेजमेंट के लिए सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी। अभी तक मरीजों में सेल्फ मैनेजमेंट के नाम पे मरीज ये सोचते हैं कि अगर हमने शुगर चेक कर लिया, हमने एक बार या 2 बार चेक कर लिया और वो शुगर ठीक आ रही है तो हमारी डायबिटीज़ ठीक है, इसका मतलब वो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसके अंदर हम हर चीज़ को, डायबिटीज़ की चीज़ को देखते हैं कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसके क्या क्या काम करने हैं। वो सब चीज़ें डिपेंड करती है। जब हम उसको करते हैं तब जाके हम प्रॉपर्ली, मरीज को दिक्कत नहीं आती डायबिटीज़ की। और डायबिटीज़ उसके लिए बहुत एक खतरे वाली चीज़ या बहुत एक सदमे वाली चीज़ नहीं होती, और वो प्रॉपर उस चीज़ को मैनेज कर सकता है। यानी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके
सेल्फ केयर या सेल्फ मैनेजमेंट पे है, एक डायबिटिक पेशेंट को आ जाना चाहिए। जी जी, सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, ताकि उसी से हिसाब से फिर डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस को डिले हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अनिल जी, जब एक डायबिटीज़ के मरीज़ के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। कुछ सवाल हैं जैसे हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, मीठा खाएं तो कितना खाएं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सवाल दिमाग में चलते हैं। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन सवालों का जवाब ढूंढे। देखिए समझिए, सबसे पहले जब डायबिटीज़ पता पड़ी तो एक था कि अब क्या करें। जी। तो अवेयरनेस के लिए जो भी चैनल्स अवेलेबल थे या जो रिसोर्सेज थे वहाँ पे ढूंढने की कोशिश की। बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, बहुत सारे सवालों के नहीं मिले। जिनके मिले उन पे जब सोचा तो तब भी समझ में कुछ नहीं आया। फिर सोचा क्या करें, तो फिर मैंने अपने फिजिशियन की हेल्प ली। फिजिशियन ने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और मुझे पता है कि खाली ट्रीटमेंट से, दवाइयों से कुछ नहीं होगा जी। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का कि दवाइयाँ आप टाइम पे लें, एक्सरसाइज करें, डाइट्स पे ध्यान दें। और मैंने धीरे धीरे किया। मुझे 6 से 8 महीने लगे जब मेरी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हुई। 1-1.5 साल के बाद में मैं काफ़ी हद तक ठीक था और अब तो मेरी दवाइयाँ भी काफ़ी कम कर दी हैं उन्होंने जी। और शुगर कंट्रोल है मेरी। यानी कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो था लाइफस्टाइल वो मैनेजमेंट बहुत एक तरह ज़रूरी से है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आज था। मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब हम सेल्फ केयर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक चीज़ आती है कि हम कैसे पता करें कि हमारे शुगर लेवल्स कम है या ज़्यादा है। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि हमारा शुगर लेवल अब ऊपर चला गया है या हमें ध्यान देने की ज़रूरत है उस वक्त? पहली बात तो जब आपको डायबिटीज़ मालूम पड़ जाती है, आपको डायबिटीज़ के आप मरीज है, तो शुगर आपको एक नियमित अंतराल पे चेक करनी जरूरी आती है। महीने में कम से कम 5 से 6 बार आप शुगर चेक करें। बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि आप रोज़ ही चेक कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। 5 से 6 बार अंतराल पे जरूरी है चेक करना। शुगर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं कि जैसे घबराहट होना, सिर में दर्द होना, या घाव का नहीं बढ़ना, प्यास ज़्यादा लगना, या इन्फेक्शंस होना, फुंसियाँ होना, या जननांगों पे इन्फेक्शंस होने, इस तरह के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा शुगर कम होती है तो उसके सिम्टम्स तुरंत हमें मालूम पड़ जाते हैं। जैसे शुगर जब कम होती है तो एकदम घबराहट होना, पसीना सा आ जाना, लंबे लंबे सांस आना, सिर में दर्द होना और बेहोशी सी आना के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे टाइम पर जैसे आपने कहा 4 या 5 बार करनी चाहिए, तो 4-5 बार किस तरीके से करनी चाहिए? आई मीन फुल डे में, जैसे खाने के पहले, खाने के बाद, या लंच के पहले, लंच के बाद, किस तरीके से? शुगर के लिए अपने को अलग अलग टाइम पे करनी चाहिए। शुगर हम फास्टिंग बिल्कुल भूखे पेट जब उठते हैं तब हम कर सकते हैं। दोपहर के खाने से पहले हम कर सकते हैं। दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद हम कर सकते हैं। ऐसे ही रात के खाने से पहले और रात के खाने के बाद भी हम कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं आप 5 बार जो है शुगर हमेशा ही चेक करें। कभी आपने सुबह भूखे पेट चेक कर ली, कभी आपने दोपहर को खाने से पहले चेक कर ली, कभी दोपहर को खाने के बाद चेक कर ली। इस तरह से महीने में 5 बार से 8 बार या 10 बार तक चेक कर सकते हैं। जो शुगर हमें लग रहा है कि हमारी हाई आ रही है या ज़्यादा कम आ रही है, उस शुगर को अपने को थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेक करना पड़ेगा, ताकि हम जान पाएँ कि हमारी शुगर की रेंज कितनी आ रही है। यानी अगर लंच के पहले वाली ज़्यादा आती है, लंच के बाद वाली ज़्यादा आ रही है, तो अगली बार मुझे लंच वाली शुगर पे फोकस करना पड़ेगा, वो ज़्यादा चेक करनी जी पड़ेगी। जी जी, वो ज़्यादा चेक करना हो ताकि हमें मालूम हो कि हम किस रेंज में जा रहे हैं। तो इसलिए इस चेक करने से आपको मालूम रहेगा कि हम लंच से पहले अगर बाद में ज़्यादा आ रही है तो हमें लंच में डाइट का एडजस्टमेंट करना है। पहली बात तो आप अपनी सेल्फ केयर वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें डाइट का एडजस्टमेंट करना है। दूसरी बात ये होती है जब आप अपना चार्ट लेके अपने फिजिशियंस को दिखाते हैं, जब उसके बाद में, तो वो अपनी रिकॉर्ड देख के आपकी दवाइयों का उसमें एडजस्टमेंट और आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ और देखनी थी, जैसे मैं ब्लड चेक करता हूँ, शुगर चेक करता हूँ अपने घर पे, मेरे पास ग्लूकोमीटर है, मैं उससे चेक करता हूँ। तो जो ग्लूकोमीटर की रीडिंग आती है और जो एक्चुअल ग्लूकोज का रीडिंग्स होता है, उसमें कितना फ़र्क होता है? इसमें 10 से 20% का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि हम जो ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं वो हमें डाइट ब्लड से ग्लूकोज देते हैं इसके अंदर, और जब हम ब्लड निकाल के वीनस ब्लड निकाल चेक करते हैं तो उसमें प्लाज्मा से शुगर चेक होती है। तो ये जो डिफरेंस होता है सीरम का, जो डाइट, मतलब अगर मेरा उसमें 150 आ रहा है तो मैं मान के चलूँ वो 135 है रीडिंग जो है। 135 करीब लगभग मान 130-35 के आसपास जी रहती है। लगभग मान सकते हैं। हाँ, क्योंकि नॉर्मली शुरू में मेरे को भी लगता था कि रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, बट और ये आमतौर पर देखा गया है, मरीजों की शिकायत भी होती है कि जो हम घर पे डिवाइस से, ग्लूकोमीटर जिसे कहा जाता है, उससे जब हम शुगर नापते हैं तो उसमें और लेबोरेटरी की जांच में कहीं ना कहीं अंतर आता है। तो ऐसा क्यों होता है और
क्या करना चाहिए ऐसे में, किस पर भरोसा करना चाहिए? आता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज़ के लिए। काफ़ी मरीज इसीलिए शुगर चेक करना ग्लूकोमीटर से बंद कर देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो मेरी रीडिंग तो सही नहीं आती, हम लैब में चेक कराते हैं, रीडिंग इतनी आती है, लेकिन अब शुगर हम चेक करते हैं घर पे सही नहीं आती, ग्लूकोमीटर घर पे रखा है लेकिन हमने बंद कर दिया। जी, वो बिल्कुल गलत है, थोड़ा सा फ़र्क आता है, उसको जब आप समझना चालू कर लेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कितना फ़र्क आ रहा है। मुझे लगता है डॉक्टर बंसल कि कहीं ना कहीं ये समझना ज़रूरी होता है कि मरीज़ का एक पैटर्न सेट होता है, हर डायबिटिक पेशेंट का एक पैटर्न सेट होता है कि किस वक्त उसकी शुगर का लेवल बढ़ रहा है। वो सुबह सुबह फास्टिंग में ज़्यादा आ रहा है या फिर खाना खाने के बाद वो ज़्यादा आ रहा है। अगर नियमित रूप से ये देखा जाए कि किस तरह का पैटर्न सेट है तो उससे कहीं ना कहीं शुगर को कंट्रोल करने में थोड़ा सा आसान हो जाती हैं चीज़ें। डायबिटीज़ के लिए कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करनी पड़ेगी, प्रोटीन डाइट बढ़ानी पड़ेगी जी। और फाइबर डाइट भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो वो खाने का मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, जो भी हम सेल्फ केयर में बात कर सकते हैं इसके बारे जी, में। बिल्कुल। मिस्टर अनिल, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपको लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर साहब के लिए, देखते हैं कितने सवाल हम पूछ पाते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा चीज़ मेरे दिमाग में आता है कि कौन से टेस्ट हैं जो मुझे रेगुलर करवाने चाहिए। आई मीन हर महीने या हर 3 महीने में या हर 6 महीने में, किस तरह से। ये बात तो हो गई कि मुझे ब्लड शुगर अपने घर पे ग्लूकोमीटर से चेक कर रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या एरियाज है जहाँ मुझे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सेल्फ केयर में जो हम बात करते हैं कि बेसिक चीज़ है कि आपको एक तो शुगर टेस्ट अपना घर पे करना चाहिए और साथ में 3 से 6 महीने के अंदर हम HbA1c ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन, जिसमें हमें पिछले 3 महीने की शुगर का एवरेज मालूम पड़ता है, वो हम चेक करा सकते हैं। रेगुलरली हम अगर हमें दिक्कत आ रही है और शुगर हमारा लेवल बहुत अप या डाउन चल रहा है तो हमें 3 महीने में चेक कराना है। अगर शुगर लेवल हमारा ठीक चल रहा है तो हम उसको 6 महीने में भी चेक करा सकते हैं उसको। ये 2 टेस्ट के अलावा बाकी टेस्ट तो आप अपनी चिकित्सक की सलाह से ही करें तो ठीक रहेगा। बार बार टेस्ट करा के आप परेशान भी हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको ये है कि आप दूसरी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या लक्षण आ रहे हैं या वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, तब आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना होगा। बिल्कुल ठीक करें डॉक्टर साहब। एक और जो सवाल आता है दिमाग में कई बार, अभी बिल्कुल शुगर कंट्रोल चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर कई बार होता है कि ऑल ऑफ ए सडन ये लेवल बढ़ जाता है और जब आप ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो लेवल्स आपके अप आने शुरू होते हैं, आपको डराने वाले लेवल्स आने लग जाते हैं, 170, 180, 200, और आपको फिर होता है कि ये क्या हुआ। तो ये एकदम से विद इन स्पैन ऑफ 5-6 डेज का शुगर इतनी फ्लक्चुएट कर सकती है? जरूर जरूर, ये बहुत कॉमनली चीज़ है और ये फ्लक्चुएशन हो सकता है। डायबिटीज़ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि निर्भर करते हैं। आप डेली वॉकिंग कर रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने 2 दिन एक्सरसाइज नहीं करी, आपने डाइट आपकी गड़बड़ हो गई है, या आपका स्ट्रेस हो गया है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम दिन में तनाव हो जाता है, ऐसी कोई स्ट्रेस हो जाता है जो हम फील नहीं कर पाते, उससे कारण भी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बॉडी में दूसरे हार्मोन चेंजेस होते हैं। इसके अलावा कई बार हम कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, दूसरी बीमारी की दवाई हम ले लेते हैं, तो भी शुगर लेवल अप या डाउन हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये सभी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे हम शुगर लेवल को वेरी कर सकते हैं इसके अंदर। ऐसा मैं कहीं पे पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा उसको। उसमें लिखा था कि अगर आप सुबह जो फास्टिंग शुगर लेते हैं, खाली पेट जो शुगर रीडिंग्स लेते हैं ग्लूकोमीटर से, वो 8 बजे के आसपास लेनी चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये शुगर जो होती है अर्ली मॉर्निंग थोड़ा कम होती है, जब आप उठते हैं उस समय आप शुगर चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप कुछ ना कुछ खा लेंगे। कोई व्यक्ति अगर 6 बजे उठ रहा है और वो सोचे मैं 8 बजे शुगर चेक करूँगा तो 2 घंटे में भूखा नहीं रहेगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यूजुअली शुगर अर्ली मॉर्निंग गेप होती है, उसके बाद वापस राइज होती है उसके अंदर। तो बेटर है कि जब भी मरीज उठता है तो अगर फास्टिंग करनी तो उससे पहले फास्टिंग मतलब 12 घंटे का वो गैप 12 घंटे का गैप माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक जो मेजर इशू रहता है डायबिटिक्स के साथ में, स्पेशली हम जैसे डायबिटिक्स के साथ में जिनको थोड़ी बहुत गूगल और बाकी सर्च इंजन्स के साथ में नॉलेज भी लेने की आदत होती है, और वो प्रॉब्लम ये आती है कि हमें डर लगता है कि कहीं इंसुलिन तो शुरू नहीं हो जाएगा। तो मुझको ये समझना है कि इंसुलिन किन हालात में शुरू होता है और किस तरह से इंसुलिन होता है। क्या इंसुलिन स्टार्ट होने के बाद में आपको रेगुलर लेना पड़ता है या कोई कम्बरसम प्रोसेस है? क्योंकि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है बहुत भागा दौड़ी का रहता है, बिजनेस में बिजी है, ट्रैवलिंग है, बहुत कुछ चीज़ें, तो उसमें एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं? अभी मेरी शुगर ठीक है, पर जब कभी कभी जब सर्ज होता है, शुगर जब ऊपर जाती है जाके, तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं इंसुलिन। इसमें मेरे ख्याल से एक सवाल जो मेरे भी जहन में आ रहा है वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे ही डायबिटीज़ उन्हें हो जाए क्या उन्हें इंसुलिन लेना शुरू कर देना चाहिए, क्या कोई और तरीका नहीं होता, और यदि
तब नहीं करें तो कब इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है? इंसुलिन लेने की शुरुआत कब करनी चाहिए, ये हमें बताएं आप। ये बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली इसके लिए हमें जानना पड़ेगा डायबिटीज़ क्या है। जी। डायबिटीज़ में हमारे बीटा सेल्स जो होते हैं, जो हमें इंसुलिन बनाते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। और डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा समय बढ़ेगा, तो ये डायबिटीज़ बढ़ती जाएगी। एक नॉर्मल फिनोमेना है, हम चाहे कितनी भी ध्यान रख लें, लेकिन वो बढ़ेगी। ध्यान रखने का, प्रॉपर नियमित सब चीज़ों का, दवाई लेने से हमें ये फ़ायदा होता है कि उसकी जो ग्रेड है, डिग्री है, वो कम हो जाती है, तो स्पेन ज़्यादा हो जाता है उसमें। अब बात आती है इंसुलिन स्टार्ट करने की। आजकल कुछ स्टडीज़ ऐसी भी आई हैं जिसके अंदर हम शुरुआत में ही इंसुलिन दे देते हैं मरीज को। जैसे हमें मालूम पड़ता है कि डायबिटीज़ है, शुरुआत में भी इंसुलिन दे देते हैं ताकि हमारा जो बीटा सेल्स पे जो है लोड नहीं पड़े, जोर नहीं पड़े। तो इसलिए उन लोगों की डायबिटीज़ कई बार थोड़े टाइम के लिए इंसुलिन देने के बाद बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है और फिर बाद में इंसुलिन बंद कर देते हैं। जी। लोगों में भ्रांतियाँ ये रहती है कि एक बार इंसुलिन स्टार्ट हो शुरू गई कर दी तो फिर वो बंद खत्म नहीं नहीं होगा। होगा। वो उन लोगों में होती है जिसके अंदर हम दवाइयाँ बहुत दी जा रहे हैं, पेशेंट के बीटा सेल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और दवाइयाँ बिल्कुल काम नहीं कर रही। जब हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं तो बीटा सेल्स बिल्कुल ड्राई अप हो चुके होते हैं, बिल्कुल पैनक्रियाज में बीटा सेल्स खत्म हो चुके होते हैं, तो फिर हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता इंसुलिन दीजिए। जी। जी। इसके अलावा जिन मरीजों में डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल लेवल कंट्रोल नहीं होता है, HbA1c बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो हम इंसुलिन की शुरुआत करते हैं। और इंसुलिन के लिए आजकल इतने अच्छे पेन आ गए हैं, आप तो जानते होंगे कि ऑलमोस्ट पेनलेस होते हैं। इंसुलिन का डर हमें जो लगता है वो बेसिकली जो मरीजों को दर्द से डर लगता है, इंजेक्शन का नाम से डर लगता है। तो आजकल इतने अच्छे बारीक दर्द के अलावा डॉक्टर साहब अभी जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंसुलिन पर हैं अभी, और प्रॉब्लम आती है कि जब वो शुगर लेवल्स डिप करते हैं तो वो कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है अभी, और अभी लोगों को ये नहीं मालूम है कि इंसुलिन कितना लेना है, डोजेस को कैसे टाइट्रेट करना है। तो जो उनको प्रेस्क्राइब्ड होती है वो उसी डोज को लेते रहते हैं। कई बार उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कई बार नहीं होती है। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, वो सब अभी है नहीं इतना। शायद इसलिए परेशानी बहुत हो जाती है कई बार। वो उन लोगों में हो जाती है जिनमें इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है या जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ले रहे होते हैं। आजकल जो आर्टिफिशियल इंसुलिन जो आने लग गई है, जो इसमें वो बहुत अच्छी होती है, उसमें इस तरह की दिक्कत नहीं के बराबर होती है। इसके अलावा सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की शुरुआत करते हैं, जो कि 24 घंटे तक इफेक्ट करती है। तो उसके अंदर शुगर कम होने की संभावना बहुत बहुत कम होती है। इसके अंदर दिन में 24 घंटे में एक इंजेक्शन से काम किया जा सकता है। यानी चीज़ें जो है वो काफ़ी सुलझती जा रही हैं। ज़रूरत जो होती है वो होती है सही चिकित्सक के पास जाकर सही सलाह लेने की। तो मिस्टर अनिल, जब आपको डायबिटीज़ हुई तो आपको बहुत सारी परेशानियां सामने आई होंगी, सिवाय इस सदमे की जो आपको लगा जब आपको पता लगा कि आपको डायबिटीज़ है। बहुत सारे ऐसे सवाल, बहुत सारे ऐसी परेशानियां खासकर आपके सामने आई होंगी। तो किस तरह की वो परेशानियां थी? डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहला सवाल के बाद में जवाब होता है, अच्छा मीठा आज से बंद, चाय फीकी पीनी है, मिठाई की तरफ देखना नहीं है, शुगर बिल्कुल ख़त्म। तो सबसे पहला तो यही प्रॉब्लम आता है कि उसको अर्ज को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे एकदम से आप हट सकते हो, मीठे से नहीं हट पाते जी। अगर आपको मीठा खाना है या कहीं पे आप पार्टीज में जाते हैं, किसी पे शुगर होती है वहाँ पे अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो शुरू के अंदर उस पर एक आदत डाली, एक सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे ख्याल में यही होता है कि किस तरीके से आदतों को कंट्रोल किया जाए मीठे वाली जी। क्योंकि होता है मीठे का शौक सबको होता है, मेरे को भी है। और खासकर यहाँ चाय और दूध मीठा फीका पीना सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है हो जाता है। फीका पीने में प्रॉब्लम आया शुरू में 3-4-5 महीने लगे, धीरे धीरे कंट्रोल किया उसको जी। काफ़ी नई नई टेक्टिक्स यूज़ करी, लोगों ने बताया चीट डे कर लो, एक दिन मीठा खा लो, 6 दिन मत खाओ, बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है जब आपको डायबिटीज़ होती है तो सजेशंस बहुत सारे मिलते हैं। बिल्कुल, आपको इतने सारे लोग सजेशंस देने वाले होते हैं, पर चूँकि मैं खुद एक कंसल्टेंट हूँ, एक प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे हमेशा से एक चीज़ रहती है और एक सोचा भी था कि आप सलाह उससे लो जो एक्सपर्ट है जी। इसलिए हमने किसी पे भी ध्यान नहीं दिया। शायद ये एक रीज़न था कि मेरी डाइट और सिस्टम्स को मैंने कंसल्टेंट्स की हेल्प से कंट्रोल किया और मेरी डाइट और उसकी वजह से शुगर मेरी बहुत टाइम पे कंट्रोल हो गई। तो ये सेल्फ केयर हमने इधर से उधर से काफ़ी जगह से सीखा, समझा। आज डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं तो मैं डॉक्टर साहब से ये समझना चाहता हूँ कि सेल्फ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम बेसिकली है क्या, आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि हमारे समाज के अंदर बहुत लोग हैं जो बहुत सारी एडवाइस देते हैं
मेरे को तो डेली एक एडवाइस मिलती थी कि इसकी पत्ती कूट लो, उसका छाल खा लो, इसके फूल खा लो। आज के वक्त में इस कमी को, जो सलाह देने वाली चीज़ है, उसको गूगल पूरा कर रहा है। लोग बाग गूगल खोलकर देखते हैं और उसमें जो कुछ लिखा हुआ होता है वो पढ़कर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है। हाँ, देखिए ऐश्वर्या जी, एक चीज़ है, आप कहीं भी ढूंढेंगे इन्फॉर्मेशन मिलती है, सब सही इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा नहीं गलत होती है। बट मैं अगर एक डायबिटिक पेशेंट हूँ तो मेरी कंडीशन मेरे फिजिशियन को मालूम है। बिल्कुल। कि मेरा शुगर इम्बैलेंस कितना चल रहा है, मेरे शुगर की लाइनिंग क्या है, मेरी फास्टिंग कब खत्म हो रही है या कब प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेरे को, बिकॉज ही कंट्रोल्स मी, उसका सारा सिस्टम मेरा मालूम होता है। अब ऐसे में मैं अगर बिना फिजिशियन की सलाह के कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू करता हूँ या अपने सिस्टम में लेके आता हूँ, तो वो आपके लिए गलत भी हो सकता है। कई बार गलत होता हुआ भी है शुरुआत के अंदर कई बार होता है, आपको लगता है कि चलो मेरे को तो मालूम है। बिल्कुल। ये गलत फहमी होती, मुझे भी थी, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है एक्सेप्ट करने, मेरी गलती थी वो, कि मैंने भी शुरू में अपने हिसाब से स्टार्ट किया कि ठीक है इतने दिन से ठीक चल रही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, कुछ कभी शुगर ले लिया, कहीं आइसक्रीम खा लिया, तो बट वो अफेक्ट हुआ, अल्टीमेटली मेरे को प्रॉब्लम आनी शुरू, कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू होती हैं। बिल्कुल। मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है समझने में कि सेल्फ केयर मैनेजमेंट होता क्या है। बिल्कुल। डॉक्टर्स से हेल्प ली, बाकी जगह भी हेल्प ली, तो आज चूँकि एक्सपर्ट यहाँ पर हैं तो मैं डॉक्टर साहब से ही समझना चाहूँगा कि सेल्फ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम में आप क्या रिकमेंड करते हैं, किस तरीके से हम डाइट पे फोकस करें, किस तरह से एक्सरसाइजेस करें, कौन सी एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि एक्सरसाइज की भी प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार आपको एक आलस आने लगता है, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, आपको लगता है कौन सुबह सुबह उठेगा, कौन बाहर निकलेगा, वॉक कई बार मिस हो जाती है, कई बार आप जनरल एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ जिसमें मेरे को बाहर की किसी एजेंसी की, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़े और मैं घर पे रहकर अपनी डायबिटीज़ मैनेज कर पाऊँ। ये बहुत आसान काम है अनिल जी, इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ अपने को सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपको जो मीठे का आपको बड़ा शौक़ है, तो उसके लिए आजकल तो मार्केट में इतनी चीज़ें अवेलेबल हो गई है कि हम शुगर फ्री मिठाइयाँ, शुगर फ्री आइसक्रीम, सब चीज़ अवेलेबल हो गई है। तो आजकल शुगर इंडस्ट्री तो इतनी, डायबिटीज़ इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि हर चीज़ हमें शुगर फ्री मिल जाती है या डायबिटीज़ के हिसाब से हमें अवेलेबल हो जाती है। डायबिटीज़ का आटा मिल जाता है, डायबिटीज़ का प्रोटीन पाउडर मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत से ऑप्शंस हो गए हैं जो किसी समय में हमारे पास नहीं होते थे। अब जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं, सेल्फ केयर में एक पूरी केयर हमें बॉडी की डायबिटीज मैं आपको यहाँ रोकूंगा थोड़ी देर के लिए। जब आप शुगर फ्री या ऐसी मिठाइयों की बात कर रहे हैं जिसमें शक्कर नहीं होती, नेचुरल शुगर नहीं होती है, तो एक चीज़ दिमाग में आती है कि उसके अंदर बाकी चीज़ें तो है, कैलोरीज तो है, कंटेंट्स है, क्योंकि मावा होता है उसमें, फैट होता है, तो क्या वो नुकसान नहीं करेगा? वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं उसको, ऐसा नहीं है उसको आप अनलिमिटेड लेंगे, पहली बात। दूसरी, हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना पड़ेगा उसका कितना है, उसी हिसाब से हमें अपने बाकी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। टोटल कैलोरीज हमारी अगर पर डे की उतनी आ रही है तो हमें उस दूसरी कैलोरी, उसको अगर एक मिठाई की कैलोरी अगर हमारी बढ़ जाती है तो दूसरी चीज़ की कैलोरी हम कम कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर मैं एक मिठाई का पीस लेता हूँ जिसमें शक्कर नहीं है जी, तो भी मेरे को अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर या तो एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से एक पीस जो बर्फी का होता है वो शायद 150 कैलोरी देता है। डिपेंड करता है कि वो बर्फी का साइज़ क्या है, उसमें क्या है? कितना मावा है, तो कितना मुझे कैसा करीब है। 1.5 घंटे एक्स्ट्रा वॉक करनी पड़ेगी। आपको वॉक करनी पड़ेगी या आपको दूसरी डाइट कम कर सकते हैं, आप अपनी फाइबर डाइट ज़्यादा लें उससे दूसरी डाइट आप कम कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, राइट, थैंक यू। अब सेल्फ केयर की जो बात आती है, सेल्फ केयर में हमारी पूरी केयर जरूरी है। डायबिटीज़ में जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उस हिसाब से हमें अपनी केयर देखनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर बात आती है हमारी डाइट केयर की, जो डाइट का हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो इसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट को लो करना है, ऐसी चीज़ें जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब हुआ कि जिससे शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसमें सिर्फ चीनी का मतलब नहीं है, दूसरे जैसे होता है, हमें कोई भी फलों के जूस नहीं लेने हैं। हम फल खा सकते हैं लेकिन हमें मीठे फल अवॉइड करने हैं। फल हम डॉक्टर मना नहीं करते हैं कि आप फल नहीं खाएं, लेकिन फल एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप खा सकते हैं, कोई सिंगल फल आप खा सकते हैं। इसलिए आपको जैसे दूसरे जो इंडेक्स वाले हैं जिसमें जैसे अनाज है, अनाज में आपको टोटल ग्रेन लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे साबुत अनाज आप लें, हरी सब्जियां, सलाद, फाइबर डाइट जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा लेना ज़रूरी है। ये बात आई अपने खाने की इसके अंदर। इसके बाद आती है हमारी वेट मैनेजमेंट की, कि वेट आपको BMI है वो लेस देन 24 ही होना चाहिए। अगर बॉडी मास इंडेक्स जो BMI कहलाता है वो अगर कंट्रोल में रहेगा, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, तो आपको बॉडी पे लोड नहीं पड़ेगा। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ का मैक्सिमम जो रीज़न होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। बीटा सेल तो कम हो ही रहे होते हैं, रेजिस्टेंस होने से हमारी जो
बॉडी में इंसुलिन वर्क नहीं करती। तो जैसे ही हम वेट कम करते हैं तो हमारी डायबिटीज इवन रिवर्स हो जाती है। कहने का मतलब है, अगर कोई मरीज अपना अच्छा वेट रिड्यूस कर लेता है तो हमें डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद करनी पड़ जाती है और वो बिल्कुल डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो उसके लिए हमें वेट रिडक्शन या वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती है अपनी आई केयर एंड स्किन केयर, कि आइज़ में अपने आप खुद देखना जरूरी है कि आइज़ में एकदम से अचानक कोई कालापन तो नहीं आ रहा है या आइज़ से एकदम देखना बंद तो नहीं हो रहा है, धुंधला नहीं देख रहा है। तो उसके लिए अपने एक आंख बंद करके देखिए, ताकि दोनों आंखों से कई बार मालूम नहीं पड़ पाता है, तो ये डेली चेक करना जरूरी है। फिर आता है हमारा फुट केयर, क्योंकि डायबिटीज़ में जो नसें होती है पाँव की और उसमें खून का दौरा कहीं कम होने लग जाता है, तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि गैंग्रीन होने का दिक्कत आती है, या कई बार पाँव में सेंसेशन कम होने लग जाते हैं, तो पाँव में अल्सर होना या पाँव में बाद में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डेली अपने पाँव को देखना ज़रूरी है, पाँव को साबुन से साफ़ करना सुबह शाम दोनों टाइम बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जनरल केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है डायबिटीज़ मरीजों में। और फिर प्रॉपर ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज की रीडिंग लेना भी बहुत ज़रूरी है। सर, ग्लूकोमीटर से जब हम ग्लूकोज की रीडिंग लेते हैं, तो जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है शुरू के अंदर कि कई बार प्रॉब्लम से आती है कि आपने एक रीडिंग लिया, सपोज मैंने 6 बजे एक फास्टिंग ली, मेरी फास्टिंग आ रही है 110 उसके अंदर जी। और मैं अगर थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि कहीं शायद रीडिंग ठीक नहीं थी या मुझे कुछ अलग सी फील आती है, मुझे दोबारा टेस्ट करता हूँ तो विद इन 10 मिनट्स मेरी रीडिंग होती है 140। ऐसा क्यों? इसके लिए ग्लूकोज मीटर से रीडिंग लेने की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको सही ग्लूकोमीटर यूज़ करना है, सही स्ट्रिप्स यूज़ करनी है और सही तरह से ग्लूकोज रीडिंग लेना आवश्यक है। उसके लिए हम आपको बता देंगे कि ग्लूकोज से रीडिंग, ग्लूकोमीटर से रीडिंग कैसे लेनी चाहिए। मैं ग्लूकोमीटर है हमारे पास में, तो अगर आप हमारी हेल्प कर रहे हैं इसके अंदर तो हमारे बहुत से। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी स्ट्रिप है इसमें मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए। इसकी खोलने के बाद, डिब्बी खोलने के बाद एक पर्टिकुलर एक्सपायरी होती है कि आपको विद इन 1 मंथ इसको यूज़ कर लेना चाहिए, और अगर इसमें मॉइस्चर स्ट्रिप में हो जाएगा तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। तो ऐसी जगह पर रखें इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब रीडिंग लेने के लिए इसके बाद में हमारे पास इस पेन से हम यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पेन में जो नीडल होती है वो इतनी पतली होती है, बारीक होती है कि ऑलमोस्ट पेनलेस होता है इसके अंदर। अगर हम दूसरी बड़ी नीडल्स लेंगे तो हमें दर्द ज़्यादा होता है। इसके बाद कई गलतियां होती जो हम शुगर चेक करने के लिए करते हैं। सबसे पहले हम जो स्पिरिट से उंगली को साफ़ करते हैं, तो उसके लिए हमें जिसे साफ़ करने के लिए हमें पूरा स्ट्रिप, हमें कौन सी उंगली काम में लेनी चाहिए ये भी बात है। यूजुअली हम जब हम करते हैं तो अपने राइट हैंड से करते हैं और लेफ्ट हैंड की फिंगर पे चेक करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए हम लेफ्ट हैंड की या तो 3rd फिंगर या 4th फिंगर को हम काम में लें, क्योंकि फर्स्ट फिंगर जो हमारे को कई बार लिखने के काम में या पकड़ने के काम में आती है, तो अगर यहाँ पेन रहेगा तो हमारे को दर्द होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमें इस फिंगर को यूजुअली छोड़ना चाहिए, हम मिडिल फिंगर को या 4th फिंगर को काम में लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें पहले हमें स्पिरिट से साफ़ करना है, और स्पिरिट से साफ़ करने के बाद में ये ध्यान रखना है कि यहाँ गीला नहीं रहे स्पिरिट। अगर हम स्पिरिट लगा रहेगा तो वो रीडिंग सही नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो ब्लड निकलेगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। सूखने के बाद ही उसको सूखने के बाद करना है, या फिर ड्राई उससे कॉटन से उसको हमने स्पिरिट हटानी है। अब बात आती है कि हमें इसमें प्रिक कहाँ करना है। ज़्यादातर मरीजों को प्रिक यहाँ टिप पे करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि कॉमन जगह होती है। सब पेन लेके वो क्या करते हैं, सबसे पहले पेन लिया और उसको यहाँ टिप पे प्रिक करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमारे को प्रिक हमेशा साइड में करना है, ऐसे साइड में हमें प्रिक करना है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन चांस होते हैं ऊपर, और ये एरिया ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जो पेन होने की संभावना होगी वो टिप पे ज़्यादा होती है, और इन्फेक्शन चांस भी होते हैं, बाई चांस में रह जाता है। तो हमेशा इस साइड पे या हम दूसरी साइड पे भी प्रिक कर सकते हैं, दोनों साइड में हम प्रिक कर सकते हैं। तो यहाँ हमें साइड में प्रिक करना है, सामने प्रिक नहीं करना है। यानी दिन में अगर 4 बार मुझे करना है तो मैं 2 बार यहाँ कर सकता हूँ, 2 बार यहाँ कर सकता हूँ। जी, वो कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि कई बार हम प्रिक करते हैं ब्लड नहीं आता है, वो भी दिक्कत कहीं बार आती है। तो उसके लिए पहले हम हल्का सा उसको प्राइमिंग कर लें, हल्का सा पीछे से हम इसको मसलेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है इसको, नहीं तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। कई लोग इसको बहुत ज़्यादा मसलते हैं, बिल्कुल यहाँ से दबा लेते हैं, इसको ब्लड निकालने से पहले यहाँ से दबा लेते हैं और फिर प्रिक करते हैं, तो उससे यहाँ शुगर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, और ब्लड इकट्ठा होने के बाद भी शुगर लेवल का फर्क आ सकता है, यानी कि उससे रीडिंग्स में भी चेंज आ सकता है। रीडिंग में चेंज आ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सबसे रीडिंग में चेंज आ सकता है। तो हमें हल्का सा इसको करना है और फिर उसको प्रिक करना है इसके अंदर। अब आप इसमें प्रिक करके बताएं।
ये हमें बहुत थोड़ी सी ब्लड की ज़रूरत होती है आजकल ग्लूकोमीटर में, और ये 5 सेकंड में ही मेरे ख्याल से ये बहुत ही छोटा सा एक ड्रॉप ब्लड, एक ड्रॉप से भी कम ब्लड की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और अभी आज थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है आपकी शुगर, लगता है थोड़ा तनाव में बढ़ गई नहीं, है। अभी किया हुआ है मैंने, थोड़ी देर पहले किया है। अच्छा। दोस्तों, जैसे कि अभी यहाँ डॉक्टर अजय बंसल ने हमें बताया कि जब आप ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर की जांच करें तो छोटी छोटी सी कुछ बातें होती हैं जो आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि फिंगर के कौन से पार्ट से ब्लड निकाला जाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अप्रोप्रिएट रबिंग करके उसे मसल के, हल्के हाथ से मसल कर यदि ब्लड निकाला जाएगा तो ठीक रहेगा। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। मिस्टर अनिल, जैसे कि आपने भी शुरुआत में जब आपको पता लगा होगा कि आपको डायबिटीज़ है तो ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी गलतियां आपने भी की होंगी। और दर्शकों, ये गलतियां होना स्वाभाविक है क्योंकि ये गलतियां ही तो होती हैं जिनसे सीख कर हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं और उसे अच्छी तरह से कर पाते हैं। जी, दरअसल होता क्या है कि हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ नई चीज़ लें, जैसे ग्लूकोमीटर भी लेके आ रहे हैं, ग्लूकोमीटर काफ़ी आते हैं मार्केट में ब्रांड्स, मैंने भी काफ़ी ब्रांड्स चेंज किए, पर अल्टीमेटली क्या होता है, कभी वो उसका सर्विस पार्ट की प्रॉब्लम आती है, कभी उसके स्ट्रिप्स नहीं मिलती हैं, कई बार रीडिंग्स के डिफरेंसेस आते हैं। तो एक अच्छे ब्रांड का ग्लूकोमीटर लेते हैं तो एटलीस्ट वो प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लेते हैं ग्लूकोमीटर तो इसके अंदर एक गॉस बड़ा होता है जी, हम उसको निकाल देते हैं यूज करते टाइम पे, बाकी वो गॉज होता है वो उसमें रहना चाहिए ताकि वो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि नॉर्मली होता है कि लोगों को लगता है किस काम का नहीं, वो फेंक देते हैं। और अगर हम कम यूज कर रहे हैं टेस्ट तो हमें मार्केट में पैक्स कई तरह के मिलते हैं, 10 स्टेप्स के भी पैक मिलते हैं, 25 स्टेप्स के भी मिलते हैं, 50 स्टेप्स के भी मिलते हैं। हम आजकल सिंगल स्ट्रिप्स के भी पैक सिंगल स्टेप्स के भी आते हैं, तो हम कम वाला लेके आए थे। मैं तो कम वाला लेके आता हूँ, बिल्कुल 10 से 25, क्योंकि मेरा रहता है मैं वीक में 2 बार चेक करता हूँ। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को समझने लग जाते हैं वैसे वैसे ये चीजें अपने आप सेट होने लग जाती हैं। अवेयरनेस की जरूरत है हमें हर चीज के लिए, खाने से लेकर के सब कुछ। डॉक्टर आज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि खाना कम खाना है या ग्लूकोज के अंदर हमको कंट्रोल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को मैनेज करना है जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स मैनेज करने के लिए जरूरी है कि हमें समझें कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हमको लेने चाहिए, कितने नहीं लेने चाहिए। अगर हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमें नहीं पता है तो हमें किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए कि मैं दिन में 3 चपाती ले रहा हूँ, उसमें कितना मेरे को कैलोरी मिल रहा है, और हर खाने के बाद में एक डाइट को काउंट करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लगता अजीब सा है पर हमें ये आदतें तो डालनी पड़ेंगी अगर हमें एक अच्छी डायबिटीज़ फ्री ज़िंदगी जीनी है। तो मुझे शुरू में परेशानी हुई, अब मुझे आदत पड़ गई है। अब मैं जब भी खाना खाता हूँ तो ऑटोमेटिकली थाली के काउंट्स हो आते हैं मेरे पास। और ये आदत खुशी से है आपकी? शुरू में लगता है, बाद में आपको हैबिट हो जाती है, रोज आप काउंट करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आपको हैबिट में आ जाता है कि कितना खाया है, कितना रह गया है। और कभी कभी आपका अगर शुगर का भी होता है तो आप थोड़ा सा मैनेज करते हैं, 5-7 दिन में वापस आपकी शुगर लेवल पर आ जाती है। ऑफ कोर्स हेल्प लेनी पड़ती है एक्सपर्ट्स की, और मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि खुद ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बट मेरा एडवाइस तो सभी को ये रहता है कि आप ऐसे वक्त पर तुरंत अपने कंसल्टेंट के पास जाएं, बिल्कुल सही, फिजिशियन से सलाह लें, क्योंकि वही है जो आपको बता सकता है कि आपको क्या करना है। मैं सब एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है बार बार, एक हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डायबिटिक्स को बहुत कॉमन होती है। मुझे भी कई बार एक स्ट्रेस लेवल्स रहते हैं कि अरे कहीं कार्डियक इश्यूज तो नहीं है, कहीं चेस्ट पेन तो नहीं होगा, कहीं और कुछ तो नहीं। तो ये क्या होते हैं, किस तरह के पेशेंट्स के अंदर कार्डियक इश्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और किस तरह से? देखिए, एक बार अगर डायबिटीज़ है तो उसमें कार्डियक प्रॉब्लम होने की संभावना वैसे ही 4 गुना बढ़ जाती है, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और उनको फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा है तो ये और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। डायबिटीज़ बेसिकली मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मल्टीपल फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जैसे हमने बताया, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे बॉडी में एथिलोस्क्लेरोसिस को बढ़ाती है। अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है तो ये और ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। तो इसलिए ऐसे मरीजों में, जैसे हमने पहले ही बात करी, ऐसे मरीजों में हम साल में एक बार कार्डियक चेकअप करने को कहते हैं कि पूरा कार्डियक चेकअप एक साल में एक बार होना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए हमारे साल में एक बार, और जिन मरीजों में लिपिड ज़्यादा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसमें उनकी दवाइयाँ भी साथ में लेनी बहुत ज़रूरी आती है। प्रॉपर एक्सरसाइज, वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में जो बड़े लोग हैं जो 40 साल से ऊपर हैं, उनमें हम कहते हैं कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज नहीं करें, जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह हम उनमें अवॉइड करना चाहते हैं। रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग वगैरह हम उसमें अगर वो लाइट वेट ले तो भी बहुत लाइट वेट, किलो 2 किलो से कोई खास फर्क नहीं होता कि आप डंबल कर रहे हैं, लेकिन पूरा पुशअप्स वगैरह करना और हम
बहुत अच्छी वेट लिफ्टिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं ताकि डायरेक्ट हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़े उसके अंदर। तो इससे धीरे हार्ट को मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। और फिर भी हमें चेकअप बहुत ज़रूरी है, ये सब करने के बावजूद भी ज़रूरी है कि हम रेगुलर अपना चेकअप कराते हैं। दरअसल जो मेरे को समझ में आ रहा है आपकी बातों से, और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे भी वो रूटीन वापस से एक बार देखना पड़ेगा कि मुझे हर 3 महीने में एक बार HbA1c करवाना चाहिए। 3 से 6 महीने में 3 से 6 महीने में करवाना चाहिए। मुझे मेरा ग्लूकोज के लेवल्स महीने में कम से कम 4 बार चेक करनी चाहिए। 4 बार का मतलब है 4 दिन। 4 दिन करनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स, एक दिन में 4 या 5 बार। हाँ, दिन में यानी टोटल महीने भर में मेरे को 16 से 17 टेस्ट करने पड़ेंगे। इतनी जरूरत नहीं है, 8 से 10 आप टेस्ट 8 से 10 टेस्ट। मतलब अगर मैं एक दिन को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे उस दिन फास्टिंग, जैसे बिल्कुल सुबह सुबह बिना खाना खाए हुए, खाना खाने के 2 घंटे बाद, लंच के पहले, लंच के बाद, और या लंच के पहले और डिनर के पहले, इनसे काम चल जाएगा 4 बार से। इसमें 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं। या तो किसी एक दिन आप दिन में 5 टाइम कर लें, भूखे पेट, लंच से पहले, लंच के बाद, डिनर से पहले, डिनर के बाद। और इससे अच्छा रहता है कि आप उसको रैंडमली कर लें। आप जरूरी नहीं एक ही दिन चूज अच्छा, करें। किसी दिन लंच पे कर लिया, किसी दिन लंच के बाद कर लिया, किसी दिन लंच के बाद वो ज़्यादा ठीक वो रहेगा। ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जिस दिन आपको करना है तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हो कि मुझे आज नहीं खाना है, तो सब पैटर्न आप उस हिसाब से सोच लेते हैं। ये एक बहुत खास बात बताई है डॉक्टर अजय बंसल ने यहाँ, जो हार्ट डायबिटीज का पेशेंट इससे रिलेट कर पाएगा कि जब हमें टेस्ट करना होता है तो हम एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं और उस दिन या और हर चीज मैनेज कर लेते हैं, डाइट मैनेज कर लेते हैं। डाइट मैनेज करते हैं। और ये होता है, आपको डर लगता है कि कहीं टेस्ट गड़बड़ नहीं है, आप 2-3 दिन पहले से खाने पीने थोड़े से प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो जब आप रैंडमली करेंगे तो पूरे महीने में हर 3-4 दिन में नंबर आता रहेगा, तो आप इसलिए उसको आप रूटीनली लेते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने बताई, हम लोग कोशिश करते हैं फॉलो करने की, आगे करेंगे भी। और मेरे ख्याल से हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी इसको देखेंगे। एक और प्रॉब्लम आती है, जो हम जैसे बिजनेसमैन हैं, हम लोग ट्रैवलिंग बहुत होती है। कई बार हम चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, कई बार नहीं हो पाता। कई बार पिल्स हम मिस कर जाते हैं, डोजेज नहीं ले पाते। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे मॉर्निंग का डोज लेना था, वो आप एयरपोर्ट पे हैं, फ्लाइट मिस हो रहा है, भाग रहे हैं, भूल गए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्या रिकमेंड करते हैं आप? उस डोज को याद आते ही ले लेना चाहिए या उसको स्किप कर जाना चाहिए? कैसे करना चाहिए? देखिए, अगर आप डाइट ले रहे हैं तो डोज को आपको लेना चाहिए। अगर आपको मान लो लंच ले रहे हैं आप, तो लंच लिए यूजली जब लंच लिए बैठेंगे तो आप स्किप करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके साथ में दवाई होगी। लेकिन कई बार आप किसी कारण से आप लंच स्किप हो गया है तो आप दवाई भी स्किप कर सकते हैं। कई बार होता है दवाई आप घर भूल गए और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आप दवाई मैनेज नहीं कर पाए, तो वो एक आप या तो आप लंच नहीं करें या दवाई नहीं खाएं। देखिए, कभी कभी ऐसा अगर हो जाता है वंस ए वाइल, तो ऐसी कोई खास बात नहीं, और उसके में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि आप दवाई ला नहीं सकते। और अगर 1-2 दिन ऐसा ज़्यादा भी हो जाता है तो डायबिटीज़ के लिए कोई ऐसा नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। एक डोज स्किप कर सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो। ऐसा हो जाता है तो गलती से स्किप करना अपनी चाहत से नहीं करें। नहीं, अगर हो जाता है, अगर कुछ ऑप्शन नहीं है किसी तरह के, कहीं इसमें दर्शक ये नहीं समझे कि ठीक है 1-2 दवाई मिस कर दी, कोई दिक्कत नहीं। एक और बात डॉक्टर साहब यहाँ पूछना चाहूँगा। जैसे हम लोग सोशल गैदरिंग्स होती हैं, अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, सारा होता है, तो क्या डायबिटिक पेशेंट्स को ड्रिंक्स, नॉर्मली ये रिकमेंड किया जाता है कि ड्रिंक्स आर नॉट रिकमेंडेड, आप नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या ऐसे टाइम पर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो डायबिटिक्स के अंदर ड्रिंक्स के साथ नहीं लेनी चाहिए, अल्कोहल के साथ में? तो क्या हमको वो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? जरूर। खास तौर से मेटफॉर्मिन टैबलेट है, वो अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर सकती है। जरूरी नहीं सब में करे, लेकिन काफ़ी मरीजों में दिक्कत कर सकती है। ध्यान से लेनी चाहिए उन लोगों को वो देखना चाहिए कि अगर वो रिएक्शन है तो मेटफॉर्मिन जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनको ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा ड्रिंक्स में भी ये है कि जो कैलोरीज ध्यान रख के हमें ड्रिंक्स लेनी चाहिए, कि साथ में डाइट बहुत ज़्यादा नहीं हो। साथ में हम जो स्नैक्स ले रहे हैं तो सैलेड लें, हाई फाइबर स्नैक्स लें, और यूजुअली बियर अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कैलोरीज काफ़ी हो जाती है बियर में। तो कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी होते हैं इसके अंदर। तो सब इतनी सारी चीज़ों के बाद में मेरे को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अभी भी शायद बहुत सारी चीज़ें थी जो पता नहीं थी। और हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कि प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से आपसे बात करने के बाद में बहुत सी चीज़ें पता पड़ती हैं। और हमें एक जो नई चीज़ है इंडिया के अंदर जो आ रहा है, हम लोग अब सोशली अवेयर होते जा रहे हैं। हम लोग काफ़ी टाइम पर वेबसाइट्स की हेल्प लेते हैं, काफ़ी कंपनीज़ की हेल्प लेते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि ऐसे में हम लोग उन कंपनीज़ को देखें जिनको एक सेटल्ड बैकग्राउंड है, जिनके पास में एक्सपर्ट्स हैं, ना कि, क्योंकि कई बार मिस इन्फॉर्मेशन आती है। फेसबुक के ऊपर कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका कोई सोर्स नहीं पता होता, बट वो लिख के आया होता है कि ये चीज़ खा लीजिए, तो आप लोग रिकमेंड करते हैं? ये तो बहुत ख़राब बात है। आजकल हमारे पास मरीज आता है, सब मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि उसने इस तरह की कोई जूस बनाया है या ऐसा कोई मिक्स किया है, तो
इसको ले लूँ क्या मैं, या ये मैंने लेना चालू कर दिया, अब क्या करूँ। और उसके बाद में कई बार उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई बार लूज मोशंस हो जाते हैं, या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस करके वो आ जाते हैं। तो ऐसे बिना सोचे समझे सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज या फेसबुक के मैसेज देख के ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत। ऑथेंटिक वेबसाइट्स के ऊपर ही जाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का ओपिनियन जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत होता ज़रूरी है। होता है, तभी हम उस चीज़ों को करें। और आजकल तो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, ऐप्स भी ऐसे आ गए हैं जिसके अंदर प्रॉपर्ली हम बिल्कुल vdiabetic.com ऐसी एक वेबसाइट है बिल्कुल जो दोस्तों, हमारी vdiabetic.com भी ऐसी ही एक वेबसाइट है जहां आपको जो सलाह मिल रही है, जो ओपिनियन आ रहा है, वो एक एक्सपर्ट से आ रहा है। यानी कि यूं नहीं है कि कोई भी आकर आपको सलाह दे रहा है तो आप सोचते हैं कि इसे माने या ना माने। vdiabetic.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक पूरा पैनल मिलेगा उन सभी स्पेशलिस्ट्स का, एक्सपर्ट्स का, डाइटिशियंस हों, कार्डियोलॉजिस्ट्स हों, फिजिशियंस हों, आपके सब तरह के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और वो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसका मतलब एक और चीज़ है, जब हम एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं तो कई बार मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि साथ में कुछ आयुर्वेदिक भी शुरू कर देते हैं, कभी होम्योपैथिक भी स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये रिकमेंडेड है? देखिए, हमारा नज़रिया ऐसा नहीं है कि हमें एलोपैथिक लेनी है, आयुर्वेदिक लेनी है या होम्योपैथिक लेनी है। हमारा नज़रिया ये होना चाहिए कि हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, वो चाहे किसी भी पैथी से रहे। मतलब कंबाइन नहीं करनी चाहिए, एक ही पैथी लें जो भी। यूजुअली प्रेफर ये रहेगा कि एक ही पैथी लें। अगर हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो जैसे कुछ कहते हैं करेले का जूस ले लेते हैं या नीम की पत्ती ले लेते हैं, अगर वो ले लेते हैं उससे हालांकि बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होता है, लेकिन उसकी देखना पड़ेगा हमें क्या और दिक्कत नहीं है। शुगर मॉनिटर करनी चाहिए, शुगर मॉनिटर होनी चाहिए, और ऐसा नहीं शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाए, या उनको दूसरी कॉम्प्लिकेशन कई बार होती है, वो एक चीज़ तो कंट्रोल करते हैं, दूसरी चीज़ बिगड़ जाती है हमारी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो डायबिटीज़ पेशेंट को न्यूरोपैथी है और वो कोई दूसरी ऐसी उसने दवाई चालू कर दी, क्योंकि वो बिना देखे सोचे समझे कोई दवाई चालू कर देता है, जिससे न्यूरोपैथी में और ख़राब दिक्कत आ जाती है। तो एक पेशेंट सब चीज़ों को पेशेंट को देख के क्या क्या दिक्कत है, पेशेंट के हिसाब से एक टेलर मेड ट्रीटमेंट देते हैं। तो दोस्तों, आप भी मानेंगे कि एक डायबिटिक के दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं, बहुत सारे सवाल चलते हैं। अब ये सवाल तो होते ही हैं, अब इनके जवाब कैसे दिए जाए। तो मिस्टर अनिल, मुझे लगता है कि जैसे कि आपको बहुत सारे सवाल होते थे आपके, और आपने उनका सबका जो जवाब है वो कहीं ना कहीं ढूंढा है। आपको क्या लगता है कि हम अपने मरीजों को, हम अपने पेशेंट्स को क्या रेकमेंड कर सकते हैं कि उन्हें अपने सवाल कहाँ ढूंढने चाहिए? दोस्तों, ये सवाल आपको मिल सकते हैं हमारी वेबसाइट vdiabetic.com पर, जहां पर एक पूरा पैनल है ऑफ स्पेशलिस्ट, ऑफ डॉक्टर, और आप वहां जाकर अपना कोई भी सवाल करें, आपको उसका सही और बिल्कुल एक्यूरेट जवाब मिलेगा। सेक्शन दिया हुआ है आस्क ए क्वेश्चन, तो वहाँ पर कोई भी सवाल पूछ सकता है। आप डॉक्टर्स से या एक्सपर्ट से सीधे भी सवाल कर सकते हैं, नहीं तो आप एक सवाल लिखिए, हम अपने आप आपको जवाब भिजवा देंगे उसका। और ये सारी सर्विसेज हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले डॉक्टर अजय बंसल आपका, कि आपने अपना कीमती वक्त जो हमें निकाल कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर्स कितने बिजी रहते हैं, और ऐसे में ऐसे प्रोग्राम्स में आना और हमें ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और अनिल जी, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आज यहाँ पर आए, आपने हमें एक पर्सपेक्टिव दिया, एक डायबिटिक पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हमें समझाई आपने, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने हम सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ जाकर एक डायबिटिक सही तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमने जाना मधुमेह के बारे में, जाना कि मधुमेह में ज्ञान ही है समाधान। डायबिटीज पर जीत अब दूर नहीं, यही है हमारा संकल्प, और इसी संकल्प को साथ लिए मैं एस्मा अग्रवाल अब आपसे इजाजत लेती हूं और वादा करती हूं कि अगले एपिसोड में फिर होंगी हाजिर कुछ और सलाहें, कुछ और ज्ञान लेकर आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।